और संसद में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि सबका सम्मान किया जाएगा। बात अविश्वास की है तो इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी पोटली से जरूर कुछ खास निकालेंगे और जवाब देंगे। राहुल गांधी ने शब्द बाण चलाए थे तो तय मानिए कि मोदी के पास अग्निबाण होगा। अब सवाल है कि क्या बीते 48 घंटों से विपक्ष की ओर से जो वार आ रहे हैं वो सब बेअसर होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मोटो लाउड एंड क्लियर है। आज एक बात और आप तय मानिए, पैन इंडिया को आज मोदी एक क्लियर मैसेज भी देंगे। अब ऐसे में सवाल ये, क्या अविश्वास पर विश्वास दिलाएंगे इंडिया को प्रधानमंत्री, जवाब देंगे। राहुल गांधी पर मोदी क्या प्रहार करेंगे और मणिपुर हिंसा पर क्या बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे, ये तमाम सवाल हैं। आज देश की नजर है संसद पर, संसद में प्रधानमंत्री मोदी के जवाब पर। इसीलिए संसद की कार्यवाही को बारीकी से समझने वाले हमारे 4 रिपोर्टर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल मैं पूछूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों। आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि इंडिया पर क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। नीरज पांडे के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, राहुल के शब्द बाण पर मोदी के जवाब की जानकारी उनसे लेंगे। और अंकित गुप्ता से समझेंगे कि मणिपुर हिंसा पर क्या मिलेगा जवाब। लोकसभा में मोदी का इंतजार हो रहा है, उससे पहले बीजेपी ने जो ट्वीट किया वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ट्वीट थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। दरअसल कौतूहल हर किसी में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है, किसी भी वक्त वो सदन में आ सकते हैं। और यह माना जा रहा है कि जितने आरोप लगाए गए, जो शब्द बाण चलाए गए, जमकर उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लेकर जाना चाहूंगा। अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार बेसब्री के साथ हर कोई कर रहा है और इंतजार इस बात को लेकर भी है कि जितने उन पर शब्द बाण चलाए गए, जितने प्रहार पिछले दिनों में किए गए, आखिर उसका क्या जवाब देंगे। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए, एक जो क्रिकेट के मैदान में, एक क्रिकेट के मैच में एक बात कही जाती है कि कैप्टन पारी, और कैप्टन पारी का न सिर्फ इंतजार होता है बल्कि वो एक तरह से जब कप्तानी पारी आती है सामने तो मैच का पूरा नैरेटिव सेट कर देती है। इसी अंदाज में इंतजार है और 2 बातें बहुत ही क्लियर है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, देखिए निगाहें वहीं पर हैं। बहुत सारी बातें होंगी, मणिपुर पर भी निस्संदेह, इसमें 2 राय नहीं है। जिस बात को कहा जाता था पीएम की चुप्पी, पूरी उम्मीद है कि उस पर भी जवाब आएगा। हालांकि गृहमंत्री ने पहले भी जवाब दिया था। दूसरे और इशू पर भी पीएम बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी, जो मुझे समझ में आ रहा है, राहुल गांधी केंद्र बिंदु में होंगे 2 बातों को लेकर के। पहली बात यह है कि देखिए, आपको याद होगा, इसके पहले की बात याद कीजिए, जो गले लगने और उसके बाद आंख मारने की बात और उसके बाद ये फ्लाइंग किस का मामला, ये जो मैनरिज्म है, ये इस बात की पूरी उम्मीद है, ये मैनरिज्म है, ये उनके प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा होगा ही होगा, इस पर आक्षेप होगा। और जो भारत माता की हत्या जैसी बातें कही गई थी, उसका भी चीजें आएंगी। और ऐसा लगता है मुझे, जो अभी तक का जो इतिहास देखा है, जो बोलने की, जो ऑब्जर्व किया उसको देखते हुए। और एक बात समझ लीजिए कि ये ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब है, लेकिन आप ये मान लीजिए ये 2024 के मद्देनजर मैसेजिंग है। यही राहुल गांधी की कोशिश थी, यही कांग्रेस की ओर से वक्ताओं की कोशिश थी, इंडिया की ओर से थी। और पीएम का जो जवाब होगा वो एक तरह से 2024 के लिए नैरेटिव की पिच तैयार करने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आशीष कुमार सिंह के पास जाना चाहूंगा। आशीष, जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी हैं, उनके नेताओं ने जोरदार तरीके से सरकार पर हमला किया, प्रहार किया। ऐसे में आपको क्या लगता है, किस तरीके से आज प्रधानमंत्री की रणनीति रहने वाली है उन्हें जवाब देने के लिए? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री ने जो सदन की शुरुआत के पहले दिन जो कुछ कहा था उसी पे सबसे आसान होगा रेफर करना। और वो बिल्कुल साफ संकेत देता है कि सदन में जब प्रधानमंत्री आज जवाब देंगे इस मोशन पर,
तो सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस सरकारों की खामियां और ऑपोजिशन की दूसरे सरकारों की खामियों को गिनाएंगे। उन्होंने पिछली बारी मणिपुर पर जब जबान खोला था तो सीधा प्रहार कांग्रेस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर के किया था। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी या अधीर रंजन चौधरी या दूसरे नेताओं ने उठाने की कोशिश की है, पॉइंट वाइज पॉइंट उनकी खामियां गिना करके प्रधानमंत्री स्कोर को सेटल करने की कोशिश करेंगे। किसी का आईटी सेल क्या वीडियो बनाता है, उसका कांग्रेस क्या जवाब देती है, मुझे लगता है दिस इज फार मोर सीरियस। मणिपुर को लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन अखिलेश लाया गया था, तो कहीं ना कहीं सबकी नजर इस बात पर भी होगी कि मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री एक्सटेंडेड अपना वर्जन क्या रखते हैं, आखिर उनकी क्या अपील होती है, वहां कैसे शांति बहाल हो, ये मुद्दे भी जरूर देखने वाले होंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं फिर से कह दूं कि उनके उस बयान को अगर मैं रेफर करूं तो वी आर अप फॉर सम फायरवर्क्स। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चुन चुनकर हर कहीं बात का जवाब देंगे। बिल्कुल, और पूर्व में हमने देखा भी है प्रधानमंत्री मोदी की जो शैली है, खासतौर पर जब वो भाषण देते हैं या सदन में कुछ अपनी बात रखते हैं तो तंज कसते हुए अपनी बात वो रखते हैं। मैं नीरज पांडे का रुख करना चाहूंगा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। और नीरज, सवाल यह भी है, देखिए अभी हाल में हमने देखा कि दिल्ली सर्विस बिल पर किस तरीके से विपक्ष को लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में यह जो अविश्वास प्रस्ताव था, यह जीतने का मकसद तो विपक्ष का नजर आता नहीं है, तो क्या सिर्फ यह परसेप्शन की लड़ाई नजर आई? निश्चित रूप में परसेप्शन की लड़ाई है। जिस तरह से कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मांगा और उन्होंने नोटिस दिया, और आज पिछले 2 दिनों में जो चर्चाएं देखने को मिल रही है, इससे तो लग रहा है कि शायद विपक्ष ये सोच रहा होगा कि हमने कहां से अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया। क्योंकि देखिए, आप अगर देखें गृह मंत्री के बयान को देखें, गृह मंत्री के स्पीच को देखें, तो उन्होंने सिलसिलेवार जवाब दिया। और आज प्रधानमंत्री जब सदन में थे और नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे तो बड़े शांत भाव में वो सुन रहे थे, और जब नेता प्रतिपक्ष बंद किया उन्होंने अपना स्पीच तो वो उठकर चले गए। लेकिन जब वो वापस आएंगे, यानी कि पहुंचने वाले हैं, अभी उनका स्पीच शुरू होगा, तो आप समझिए उस समय वो एक एक बिंदु का, क्योंकि प्रधानमंत्री के अब तक के हमने जितने भी स्पीच देखे हैं वो विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नहीं हैं। एक एक सवाल का वो जवाब देंगे। और जैसा कि पहले ही अभिषेक और आशीष ने ये बात कही कि ये दरअसल 2024 की लाइन है, तो निश्चित रूप में मैं उसमें अपने आप को संबद्ध करूंगा कि 2024 की लाइन तो है ही, साथ में आने वाले समय में जो 4 राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हैं उनकी भी ये लाइन है, क्योंकि यहीं से ये लाइन खिंचेगी। क्योंकि अगले 3 जो राज्य के विधानसभा हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उससे पहले कोई सेशन आने वाला नहीं है। तो आप ये समझिए कि चुनावी पिच की पहली तैयारी आज इस सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख देंगे, और पूरा चुनाव इसी लाइन पर चलने वाला है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पिछले दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आप कई नेताओं से बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा के नेताओं से भी। उसका एक तो लबो-लुबाब बताइए, क्या नजर आ रहा है जिस तरीके की बातें वहां पर हो रही हैं। दूसरी बात यह कि क्या 2024 की लाइन एंड लेंथ यहीं से तय हो जाएगी इसी सत्र से? निश्चित तौर पर अखिलेश, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मणिपुर की बात की जाए या तमाम मुद्दों की बात की जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कहा यह गया था मणिपुर पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर के अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा की है, और सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने सिलसिलेवार तौर पर एक एक बिंदु का जवाब भी दिया है। तो ऐसे में जो मेरा आकलन है वो यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री का आज का जो बयान होगा, जो संसद को के सामने वो रखेंगे, वो एक तरीके से जो जिसको तौर पर हम कटाक्ष कह सकते हैं, या राजनीतिक तथ्यों के हवाले से वो रखेंगे। मणिपुर पर किस तरीके से राजनीति हुई है, मुमकिन है प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र करें। इसके साथ ही में जिस बात का आपने जिक्र किया और हमारे तमाम सहयोगियों ने जिक्र किया कि विपक्ष ने जो एक गठबंधन बनाया है, इंडिया जिसका नाम रखा गया है, उस पर प्रधानमंत्री इससे पहले भी बोलते रहे हैं। और आज जब सदन में तमाम वो नेता जो उस गठबंधन का हिस्सा हैं, बड़े चेहरे हैं, वो जब सामने होंगे तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री उन सबका जवाब भी देंगे, और जो इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है उस पर कैसे कटाक्ष करना है वो भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है अंकित, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास भी। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोदी आने वाले हैं, सदन में उनका इंतजार चल रहा है, लेकिन उनके आने से पहले लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तकरार हुई उसकी एक वानगी भी आपको दिखा देते हैं। बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि हमारी देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले, ये सब हमारा मांग थी और कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। जनता ने
नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत, सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है। मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आइए सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं। अभिषेक, खूब भाषण हुए, लक्ष्यदार शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन जिस चीज को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मणिपुर हिंसा को लेकर, ऐसा लगा कि इस पूरी चर्चा में सबसे कम वक्त उसी को दिया गया। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, आप एकदम ये ठीक कह रहे हैं। मणिपुर के नाम पे अविश्वास प्रस्ताव तो है, लेकिन बेसिकली ये जो कहानी है, ये जो मैं आपसे पहले कह रहा था, ये इंडिया बनाम एनडीए की कहानी है, जो कि इस संसद के भीतर भी दिखाई दे रही है। ये कहानी वही है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, देखिए राहुल गांधी का पूरा भाषण आप देखिए। राहुल गांधी के पूरे भाषण में जो पुराने मुद्दे उभर करके आए, अडानी का मुद्दा उन्होंने उठा दिया, उन्होंने फिर वही चीज, वही जो नैरेटिव पहले से वो लगातार आगे बढ़ाते हैं, उसी को आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर के मोदी को कॉर्नर करने की उनकी कोशिश थी। यही कोशिश लगातार की जा रही इंडिया की ओर से। लेकिन मैं एक बात आपको कहूं, जो सबसे आज दिलचस्प होगा पीएम के भाषण में, अखिलेश आप ये तय मानिए, ये हेडलाइन यही होगी, मोदी बनाम राहुल। आज जो प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे उसमें राहुल गांधी के लिए जो हिस्सा होगा, वही उस पर सबकी दिलचस्पी है, उसकी सब पर निगाह है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मोदी बनाम राहुल का जो नैरेटिव है, ये लोकसभा चुनाव के लिए भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। और आज पीएम का जो भाषण होगा, जो मुझे समझ में आता है, वो इस नैरेटिव को और बिल्डअप करेगा कि ये 2024 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल की लड़ाई है। और बड़ी बात ये है कि कांग्रेस भी यही चाहती है और बीजेपी भी यही चाहती है। अखिलेश जी बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल आशीष कुमार सिंह आपसे है। ये पूरी चर्चा जो हमने देखी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, क्या आपको लगता है कि मोदी के सामने राहुल गांधी एक नेता के तौर पर इस दौरान उभरते हुए आपको दिखे? इंडिया जो गठबंधन बना है, उसकी सर्वसम्मति से उसको नेता बन जाएंगे अब? देखिए, आपको याद होगा अखिलेश की बेंगलोर में जब 2 दिनों की बैठक हुई थी इंडिया ऑपोजिशन की, उसके कंक्लूजन में मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ने और बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो मोदी से है। इट इज़ इंडिया वर्सेस एनडीए, इट इज़ इंडिया वर्सेस मोदी, बाकायदा नाम लेके कहा था। तो निश्चित तौर पर आपका निष्कर्ष मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस पार्टी एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन एंड राहुल गांधी की ये ज़रूर है कि जब वो इतने महीने बाद संसद वापस आए हैं तो अपने आप को किसी तरह से इंडिया अलायंस का, मेरा कहने का मतलब, एक अनडिस्प्यूटेड मेन लीडर, टॉप लीडर के तौर पे अपने आप को प्लेस कर सके। इन वेक ऑफ दैट, इस कोशिश में उनका पूरा इरादा वही था जो मैंने बेंगलोर की मीटिंग का रेफर किया कि उन्होंने कोशिश की अपने इस स्पीच में इसको मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सीधा प्रहार प्रधानमंत्री मोदी पर हो। अपने लगातार तमाम स्पीचेस में भी वो हर चीज़ का दोष प्रधानमंत्री मोदी पर मढ़ते हैं। रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर का भी रेफरेंस ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने नहीं दिया था अखिलेश। इफ़ यू गो बैक टू हिज स्पीच, उन्होंने वहाँ की 2 महिलाओं का केस रेफर किया था। हालांकि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उनका, और सांसदों ने अंदर बीजेपी के स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि आपने ये कैसे कहा कि मणिपुर में भारत माता मारी गई। लेकिन मणिपुर को लेकर के भी उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। क्रिटिसिज्म इस बात का हुआ कि आप तमाम दूसरे मुद्दे भूल गए। अब ये देखना है कि सिर्फ राहुल गांधी ने, असदुद्दीन ओवैसी या तमाम दूसरी पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। अविश्वास प्रस्ताव ऑपोजिशन अच्छी तरह जानता है, अंक उनके पास है नहीं, आंकड़े उनके पास है नहीं, सरकार को हरा नहीं सकते। तो इरादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का है। और जैसा नीरज भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, असेंबली इलेक्शन पे भी तो निशाना है और उसके बाद जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ना है। मुझे लगता है इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी और सबकी नजर प्रधानमंत्री के जवाब पर होगी। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं सदन
में कुछ ही देर में पहुंचेंगे और जैसे ही उनका भाषण शुरू होगा हम आपको लिए चलेंगे, कार्यवाही दिखाएंगे आपको सदन की। लेकिन जो शब्दबाण चलाए राहुल गांधी ने, वो कैसे शब्दबाण चले हैं, राहुल गांधी का जो भाषण था उसके कुछ अंश भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या, ये बात जो उन्होंने कही उस पर विवाद भी हुआ। मणिपुर में भारत माता की हत्या, मणिपुर में मेरी मां की हत्या, ये जो तमाम बातें राहुल गांधी ने कही, भारत के रखवाले नहीं हत्यारे हो, ये सरकार पर, बीजेपी पर उन्होंने प्रहार किया। आप देशद्रोही हैं, देश प्रेमी नहीं, राम ने रावण को नहीं अहंकार ने मारा, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया राहुल गांधी ने। रावण जैसे मोदी जी दो लोगों की सुनते हैं, जैसे रावण दो लोगों की सुनता था। पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं देश को प्रधानमंत्री के लिए। मणिपुर हिंदुस्तान नहीं, यह गंभीर आरोप भी उन्होंने लगा दिया। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज के पास, हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सवाल यह भी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला किया और हत्यारे वगैरह शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भारत माता के लिए जो बातें कही गई, कहीं सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए अखिलेश, जितनी भी बातें सामने आई उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और उसको समझना चाहिए। कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दरअसल ये अविश्वास मत हासिल करने का ये मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष के विश्वास मत हासिल करने का मामला है। यानी कि विपक्ष में कौन कौन है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, इस बात की गारंटी लेने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ऐसा सरकार का मानना है। और कल गृहमंत्री अमित शाह ने फ्लोर में भी ये बात कही। तो एक बात तो तय है कि निश्चित रूप में विपक्ष में कौन कौन है, एक साथ कौन है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी एक तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। दूसरी, जहाँ तक आपने बात कही कि आशीष से ये बात आप पूछ रहे थे कि राहुल गांधी एज ए लीडर, तो राहुल गांधी को ये मान के चल रहे हैं सत्ता पक्ष की ये कांग्रेस के लीडर हैं ही, और कांग्रेस भी ये मान के चल रही कि भले फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी हों या दूसरे नेता हों या पार्टी के अध्यक्ष कोई और हों, लेकिन पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि जब राहुल गांधी कल सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो समूचा विपक्ष उनके साथ एक मत हुआ और हैंडशेक किया। तो ये एक बात, एक तस्वीर तो साफ हो गई कि आप कन्वीनर किसी को बना दीजिए इंडिया गठबंधन का या किसी, लेकिन राहुल गांधी उसको लीड करने वाले हैं। तो आने वाले जो समय में विधानसभा चुनाव चाहे आप देखेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव देखेंगे, फ्रंटल दो फ्रंट में अगर आप देखेंगे, एक फ्रंट में नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो दूसरे फ्रंट को लीड करते देखिएगा राहुल गांधी ही नजर आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति है कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो लड़ाई लड़ना बड़ा आसान होगा, और बीजेपी भी कमोबेश उसी लाइन पर चलने के लिए तैयार है। नहीं, वो तो थोड़ी देर पहले अभिषेक कह भी रहे थे कि बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष की तरफ से नेता हो मोदी के सामने। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी अंकित, राहुल गांधी पर लेकिन यह भी तंज किया गया सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से, कि पहले भी कई बार उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की गई, उसी तरीके से एक बार फिर से प्रयास हो रहा है। देखिए अखिलेश, एक दो बार नहीं, गृहमंत्री ने बाकायदा जिक्र किया, 12-13 बार लॉन्च करने की कोशिश की गई है। और कुछ भी हो, जिस बात का जिक्र आप तमाम लोग कर रहे हैं ना, यही आज की डेट में सच्चाई है। और बीजेपी के नेता भी बखूबी इस बात को समझते हैं। और यहाँ तक कि अभी जो है 3 दिन पहले जब राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई तो सुशील मोदी से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी की वापसी से कांग्रेस के नेता भले ही खुश हो लें, लेकिन जो उनका गठबंधन है, जो जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसके नेता मन ही मन में दुखी होंगे। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी उस गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है और एक बड़े जो दल के नेता हैं। तो ये बात बीजेपी के नेता भी बखूबी समझते हैं कि राहुल गांधी को अगर वो मोदी के सामने रखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी और बीजेपी के नेताओं के लिए या खुद बीजेपी के जो पार्टी के लिए कितनी आसान हो जाएगी एनडीए वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस राहुल करना। और इसी वजह से पूरा नैरेटिव, और इसी वजह से जो तमाम सहयोगी जिक्र कर रहे हैं ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वहां पर राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही हैं उस बात का किस तरह से जवाब देते हैं। और हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगे थे आकर के, उसके बाद जब आंख मारी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर बैठे हुए थे राहुल गांधी के साथ में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक्शन करके इशारों में राहुल पर कटाक्ष भी किए थे, हमले भी किए थे। और आज भी यकीन मानिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है या जो आकलन हो रहा है वो यही है कि आज भी प्रधानमंत्री के निशाने पर या प्रधानमंत्री के कटाक्ष के वारों में राहुल गांधी सीधे तौर पर होंगे। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अभिषेक, इस पूरे कार्यवाही के दौरान हमने जो इस सत्र में जो चर्चा हुई है अविश्वास प्रस्ताव, उसके दौरान जो देखा,
उसमें वो फ्लाइंग किस वाला मसला भी बड़ा चर्चा में आ गया। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पर जिस तरीके का प्रहार किया बीजेपी की महिला सांसदों ने इस बहाने, उसका कुछ नुकसान भी उन्हें हो सकता है? देखिए, जो फ्लाइंग केस का मुद्दा है, मैं वही आपसे अखिलेश कह रहा हूं कि जैसे पाई चार्ट नहीं होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक आप देखते हैं कि एक के बाद एक जो है उसमें ग्राफ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसा भी आप देखना चाहें, आप पिरामिड ऊपर से देखें या पिरामिड को नीचे से देखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो तमाम जो मसले हैं, आप मणिपुर का मसला लीजिए, आप महंगाई का मसला लीजिए, आप मोहब्बत की दुकान का मसला लीजिए, आप इंटरनल सिक्योरिटी जो भी मसला ले लीजिए, इन सारे मसलों का जो पाई चार्ट है, इसके टॉप पर एक मुद्दा आके बैठ रहा है, और मुद्दा है राहुल गांधी। वो मुद्दा है फ्लाइंग केस, वो मुद्दा है भारत मां की हत्या, वो मुद्दा है जो और भारत के नाम जो चीजें उनके मुंह से निकली हैं। तो देखिए, मुद्दा यही, असली कहानी यही है कि राहुल गांधी इस पूरे नैरेटिव को डोमिनेट कर रहे हैं। सारे जो बाकी जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे नीचे आ रहे हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में एक यात्रा थी कांग्रेस की, एक बड़ी रैली थी, भारत बचाओ रैली। वो रैली महंगाई पर थी, वो रैली बेरोजगारी पर थी, और राहुल गांधी ने आके वहां बोल दिया था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, और वहां भी पूरा नैरेटिव दूसरी ओर चला गया था। तो कहानी यही है, और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि नैरेटिव को ऐसे ही रखा जाए, नैरेटिव के टॉप पे राहुल गांधी हो और उसके नीचे बाकी सारे मुद्दे हो। तो उससे क्या होगा कि चूंकि जो रिएक्शन होंगे वो भी राहुल गांधी को केंद्र में रख करके होंगे। जब एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, और राहुल गांधी ही इस पूरे नैरेटिव के टॉप पर रहेंगे। यही कवायद है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री के भाषण में भी इसी नैरेटिव का बिल्डअप हमको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यह भी है आशीष, आप कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। जब से ये इंडिया गठबंधन बना, तब से कांग्रेस नेताओं की कोशिश थी कि राहुल को सर्वसम्मति के साथ इंडिया के गठबंधन के नेता के तौर पर मान लिया जाए, लेकिन वो हम देख नहीं रहे थे होता हुआ, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा था। क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया, उस दौरान राहुल गांधी का भाषण हुआ, या फिर जो उनका सस्पेंशन हुआ था उसके बाद वापस आए हैं जिस तरीके से, ये पूरा जो प्रसंग है, ये राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, आधिकारिक तौर पे उनको नेता डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, अखिलेश, आप देखिए जिस तरह से क्रमवार जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, जब उनकी पार्लियामेंट में दोबारा से वापसी हुई, एक एक करके जिस तरह के रिएक्शंस लोगों ने सोशल मीडिया पे पुट आउट किए, उससे कम से कम ये तो बिल्कुल जाहिर है कि सभी राहुल गांधी के साथ तो खड़े हैं, पीछे अगर खड़े हो ना खड़े हो। रही बात कांग्रेस के अपने पोजीशनिंग की, लोकसभा के नतीजों पर जो मेरी तमाम अलायंस के लीडर्स से बात होती है, वो सब भी ये बात मानते हैं कि कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है 2024 में, तो नेचुरली प्रधानमंत्री या लीडर चूज करने का जो चॉइस होगा वो कांग्रेस के पास होगा। संभवतः वो राहुल गांधी हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं नजर आता। दूसरी बात और एक मैं कहना चाहता हूं अखिलेश, मैं सबकी राय सुन रहा था। देखिए, वी कैन नॉट एज जर्नलिस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। डू नॉट फॉरगेट, मत भूलिए हिमाचल कांग्रेस जीती है, भले ही वहां एंटी इनकम्बेंसी हो। मत भूलिए कर्नाटक कांग्रेस जीती है, भले ही प्रधानमंत्री का स्ट्रांग फैक्टर हो। हम सब जानते हैं कि एकमात्र नाम ऐसा है नरेंद्र मोदी, वो जो सबको धराशायी कर सकता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मत भूलिए कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। ये बायस साउंड होगा अगर मैं भी कोरस में मिल जाऊं और ये कहूं कि नहीं, ऐसा वार होगा कि राहुल गांधी, बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाए, तो इसका फायदा बीजेपी को पहुंच जाएगा। अभी जो सक्सेसिव असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें ऐसा होता नहीं दिखा है। तो आगे देखना होगा कि ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं, और प्रधानमंत्री का आज जवाब निश्चित तौर पे बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। प्रधानमंत्री, खास बात है ना आशीष, मैं बीच में आपको टोकते हुए सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने जो बात कही उसी से जुड़ा सवाल है। जहां जहां पर कांग्रेस जीती है, पिछले दिनों में जो आपने तमाम उदाहरण दिए, वहां पर राहुल गांधी की कितनी भूमिका रही? क्षेत्रीय नेतृत्व जो उनका क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये तो आप क्रेडिट दे दीजिए, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं अखिलेश। ऑल आई एम सेइंग कि इसको ट्रिविलाइज मत कहिए। नहीं, मैं विश्लेषण चाह रहा हूं आपसे हर बार की तरह इस बार भी यही फैक्टर होगा। हाँ, मेरी राय यही है, मेरा विश्लेषण यही कि टाइम्स आर चेंजिंग। कर्नाटक चुनाव मैं भी कवर कर रहा था और मुझे उसको देख करके ऐसा लगा था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और धोखे ले जाएंगे। ये हम अक्सर अनऑफिशियली भी लोगों से बात किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लीज इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक इतना स्ट्रांग फैक्टर है कि एंटी इनकम्बेंसी भी वहां काम नहीं करती थी, पर पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से काम कर रही है। ये किसी एक व्यक्ति का कुछ श्रेय आप नहीं दे सकते। इंटायर ऑपोजिशन जो कमिंग टुगेदर है, इसको इस बार इतना आसान आप न मान के आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं आशीष, आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नीरज से भी समझना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है नीरज आपको? या जहां जहां पर पिछले दिनों में कांग्रेस जीती है, उसमें कांग्रेस के जो क्षेत्रीय छत्रप है उन इलाकों की, उनकी बड़ी भूमिका रही है?
देखिए, दोनों की भूमिकाएं होती है। किसी चुनाव को जीतने और हारने में कंबाइंड एफर्ट होता है। अगर हारेंगे तब भी जो है सामूहिक दिक्कतें होती हैं, तब हारते हैं, और जब जीतते हैं तब भी सामूहिक प्रयास होता है। निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी का एक अपना कल्ट है। किसी भी सीट में 2 से 5%, 10% तक का वोट बैंक वो फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की जो है बहुत लोकप्रियता है जिस भी स्टेट में जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी नहीं पाई, जब वो पहुंचते हैं तो लाखों लाख की भीड़ आती है, उनको देखने के लिए आती है, उनके रोड शो में आती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि कर्नाटक में जैसे अभी जिक्र किया आशीष ने, तो कई ऐसी सीटें हमने कवर की जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा था या कार्यक्रम था तो वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन वो सीट चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जो आशीष ने कहा ये बहुत सही और सधी हुई पॉलिटिकल बातें हैं कि बड़े नेता का अपना एक कल्ट होता है। किसी सीट को जो हार रहे हैं 1-2% में, अगर नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेता जाता है तो निश्चित रूप में उसको जिताने की कुवत रखता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि राज्य सरकार या राज्य स्टेट टीम की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको सीधा प्रो कम्बेंसी में कन्वर्ट कर दें। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लूज करती। लेकिन इसके साथ इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि यहीं पर उत्तराखंड का भी एक उदाहरण है और गोवा का भी एक उदाहरण है कि वहाँ लोकल यूनिट भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही पार्टियों से नाराज थी। इसके बावजूद वो इनफैक्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर आप देखें तो एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का लोकल यूनिट बहुत नाराज था, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां उतरे, लोगों से मिले, टीम को उन्होंने संगठित किया, लोगों से बात की और फाइनली चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नीरज, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं अपडेट देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस शुरू होने वाला है। किसी भी वक्त वो सदन में पहुंच सकते हैं। जैसे ही उनका भाषण शुरू होगा हम आपको लिए चलेंगे, सुनवाएंगे क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अंकित गुप्ता, आपसे भी मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा आपसे यह है कि प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन होगा, क्या उसमें सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर यह माना जाए कि उनका जवाब होगा, राहुल गांधी पर प्रहार होगा, जो सरकार पर हमला किया गया वही होगा, या चुनावी भाषण भी हो सकता है ये? देखिए, इसमें चुनावी जो तस्वीर होगी वो निश्चित तौर पर साफ होगी। जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आशीष और नीरज भी कर रहे थे और अभिषेक भी ने भी उस बात का जिक्र किया था, वो एक नैरेटिव जरूर सेट होगा। लेकिन जो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था, और वो ये है कि विपक्षी जो गठबंधन बनाया गया है, इंडिया अलायंस, वो दावा क्या कर रहा है? वो दावा ये कर रहा है कि 450 सीटों पर देश भर में एक साझा उम्मीदवार दिया जाएगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ा इस पूरे अलायंस में सबसे बड़ा दल है, लेकिन उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कांग्रेस किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करेगी यह भी देखना दिलचस्प होगा, यह महत्वपूर्ण होगा। क्या क्षेत्रीय दलों के सामने जो है कांग्रेस जो खुद को जो छोटा भाई मानेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। ये तमाम फैक्टर हैं जिसके आधार पर आगे चुनावी गणित है वो आगे बैठेगी। लेकिन आज अभी क्योंकि हम प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, सदन में कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं और वो अपनी बात रखेंगे, तो प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा, वो जो तमाम नेताओं ने सवाल उठाए उनका तो जवाब होगा ही, लेकिन एक नैरेटिव सेट होगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नैरेटिव सेट हो रहा है और ट्विटर के जरिए भी हमले हो रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, क्या कहा उन्होंने ट्वीट करके, वो मैं आपको बता दूं। कांग्रेस के नेताओं में मूर्खतापूर्ण बातें करने में आपस में होड़ सी मची हुई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की वो बहुत निंदनीय है, आपत्तिजनक है। यह ट्वीट किया गया प्रहलाद जोशी की तरफ से। राहुल गांधी को पूरे देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसी पर यह ट्वीट, देखिए क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। कांग्रेस के नेताओं में मूर्खतापूर्ण बातें करने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की वो बहुत ही निंदनीय है, आपत्तिजनक है। तो ये देखिए ट्वीट जो किया गया प्रहलाद जोशी की तरफ से, वो आपके सामने। सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, कुल मिलाकर तस्वीर जो बड़ी नजर आई है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में, वो लग तो यही रहा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सिर्फ और सिर्फ स्कोर सेटल किया जा रहा है।
देखिए, एक बात समझना होगा हमको, स्कोर तो सेटल किसी भी ऐसी चर्चा में किया ही जाता है अखिलेश, लेकिन जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि देखिए, हम यहाँ स्ट्रेटजी पे बात कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट की स्थिति तो ये है कि उसको रिजल्ट जो होता है वो एक तरह का एक्सप्लेनेशन होता है, विश्लेषण होता है। विश्लेषण तो ऐसा होता है कि राहुल गांधी हिमाचल गए भी नहीं, लेकिन हिमाचल की जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दे दिया गया। गुजरात में बुरी तरह हारी कांग्रेस, तो उसका जो है उसका ठीकरा स्थानीय नेतृत्व में फोड़ दिया गया। ये सब विश्लेषण है, ये समर्थक करते रहते हैं, लेकिन इससे बच करके हम सिर्फ स्ट्रेटजी पर अगर फोकस करें तो अखिलेश, मैं वही आपसे कह रहा हूं, स्ट्रेटजी यही है, बीजेपी की यही स्ट्रेटजी है कि इसको राहुल सेंट्रिक बनाया जाए, और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही है कि मोदी को कॉर्नर करते हुए राहुल गांधी को आगे लाया जाए। तो बात को समझना होगा हमको, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं, और स्ट्रेटजी ये है कि 1 to 1 की ये फाइट है, मोदी बनाम राहुल की फाइट है। इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये तो 2024 और अभी जो विधानसभा चुनाव वो बता देंगे, लेकिन रणनीति पर हमको बात करनी चाहिए, और रणनीति यही है कि इसको 1 to 1 की फाइट बनाने की। और अभी जो पीएम का भाषण होगा वो इसी रणनीति की एक आपको अगली कड़ी के तौर पर आपको दिखाई पड़ सकता है। और पीएम मोदी का जो भाषण होने वाला है उससे पहले आप देखिए ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 4 तो बज गए, कहां है प्रधानमंत्री, डर गए क्या। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट किया कि 4 तो बज गए, कहां है प्रधानमंत्री, डर गए क्या। आशीष कुमार सिंह के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष, लेकिन सवाल तो फिर यह भी पूछा जाएगा, ये ट्वीट देख रहे हैं हमारे दर्शक, देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना आशीष कि राहुल गांधी को भी जब चर्चा की शुरुआत करनी थी वो आए नहीं शुरुआत करने, इस तरह के ट्वीट का मतलब क्या है आखिर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं अभिषेक, ये आईटी सेल्स की लड़ाई है। ये बीजेपी ने अपनी तरफ से ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री को ये कहते हुए दिखाया एक एक का सम्मान किया जाएगा। तो सुप्रिया श्रीनेत क्योंकि कांग्रेस का सोशल मीडिया हेड करती है तो वो रिटेलिएट कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तमाम सेशंस, मैंने दशकों कवर किया है पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री आने ही वाले होंगे, संभव है कि कोई क्लोज डोर मीटिंग चल रही हो, आखिरी लास्ट मिनट पे भी अपडेट किया जाता है, बातें सुन करके कि प्रधानमंत्री को कोई और चीज़ अपने स्पीच में एडअप करने की ज़रूरत है क्या। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा देर होना है, प्रधानमंत्री आएंगे और इस मोशन का जवाब देंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि प्रधानमंत्री को अमूमन साल दर साल आपने अखिलेश और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के पास बोलने की ऐसी शैली है कि मैं फिर से दोहराऊंगा, वो तमाम विपक्ष को ध्वस्त करके रख देते हैं। तो निश्चित तौर पे सबकी नज़र है प्रधानमंत्री की तरफ कि प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर क्या बोलते हैं। कुछ गलतियां जो ऑपोजिशन ने की, जो अचानक ही डिस्ट्रैक्ट करके किसी और मुद्दे पर ले गए, राहुल गांधी पर किस देने का आरोप लग गया, या तमाम दूसरे तरह की बातें। अधीर रंजन ने जो नीरव कह करके, हालांकि उन्होंने बाद में डिफेंड किया कि मैं चुप रहने को उससे सिग्निफाई कर रहा था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को घेरने की कोशिश करेंगे। इस तरह का सोशल मीडिया रिटेलिएशन जो चल रहा है, मुझे लगता है मोमेंट्री, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा देर होगी। प्रधानमंत्री आएंगे और बाकायदा जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल, कभी भी आ सकते हैं। अपने तमाम संवाददाताओं का मैं रुख आगे भी करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक कुछ जानकारियां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि लोकसभा का आखिर समीकरण क्या है, उसे आप जरा समझिए। आंकड़ों की जुबानी पूरी बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कुल सीटें 538, ये देखिए बहुमत का जो आंकड़ा होता है जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं 270, और ये देखिए आपके सामने है, ये सरकार के साथ अभी 367 सांसद हैं और सरकार के खिलाफ 158। यानी ये जो तस्वीर है, जो तय नहीं है, वो 13 हैं जिनके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, इससे एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है कि अविश्वास प्रस्ताव का नीरज कोई मतलब था नहीं। ऐसे में क्या यह अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया गया कि इसी बहाने सदन में चर्चा हो और विपक्ष के नेताओं को अपनी बात कहने का मौका मिले। अखिलेश, पहले मैं सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर बात कर लूं, क्योंकि आशीष जो वो बात कह रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसके बाद नेता का जो सदन का जो नेता होता है उसको कॉन्फिडेंस हासिल करना ही होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ये ट्वीट कि प्रधानमंत्री डर गए क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा, उनको अपना कॉन्फिडेंस साबित करना ही पड़ेगा। ये सदन की प्रक्रिया है, ये संवैधानिक अधिकार भी है और ये प्रक्रिया का हिस्सा भी है। तो ये थोड़ा देर हो सकती है, देर इसलिए हो सकती है क्योंकि तमाम वो वक्ता जिनको विपक्ष में समय दिया गया है उनका भी अभी समय बाकी है, वो बोल नहीं पाए हैं कहीं ना कहीं। ये तो नीरज, देखिए नीरज बीच में रोक रहा हूं आपको। ये दरअसल मुझे लग रहा है कि ये वार का पलटवार है जो ये ट्वीट है, क्योंकि राहुल गांधी भी जब चर्चा के लिए आने वाले थे, 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने वाले थे, नहीं आए थे, तब बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ही हमले किए गए थे। तो मुझे लगता है ये उसका एक तरीके से जवाब भर है।
जी बिल्कुल अखिलेश, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर ली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर नहीं हो रही, बल्कि ये जो विपक्ष के उछल नेता बाकी है बोलने के लिए, उनको मौका दिया गया, वो बोल लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी हिसाब से एक समय निर्धारित किया जाता है कि हाँ इसके आसपास पीएम का स्पीच होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी समय पे होगा, क्योंकि जब तक वक्ता जिनको समय दिया गया वो उनका समय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पीएम कैसे, क्योंकि पीएम का वो लास्ट भाषण होगा और उसके बाद एक रिप्लाई होगा जो कांग्रेस के नेता की तरफ से होगा जिसने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि सॉरी अखिलेश अपना सवाल फिर से मैं आंकड़ों की बात कर रहा था नीरज, कि आंकड़े जो हैं वो तो पूरी तरीके से सरकार के फेवर में है। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया गया कि इस मंच का इस्तेमाल विपक्ष के नेता कैसे कर सके अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अपनी सवाल में ही अपना पूरा जवाब दे दिया, क्योंकि सही बात यह है कि सब लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात कह रहे थे और सामने गौरव गोगोई भी ये बात कह रहे थे कि हमें मालूम है कि हम सरकार नहीं गिरा, लेकिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाए हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा कर सके, प्रधानमंत्री को हम सामने घेर सकें और अपनी सभी बातें रख सकें। क्योंकि आप अगर देखें पूरे चर्चा के दौरान तो सिर्फ मुद्दा मणिपुर ही नहीं रहा, मणिपुर के साथ बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, घटनाओं का मुद्दा उठाया, आज अधीर रंजन चौधरी ने नीरव मोदी का मुद्दा उठाया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप पॉलिटिकल बात कर रहे होते हैं तो पॉलिटिकल मैंडेटा में बहुत मुद्दों पर आप चर्चा करते हैं, बहुत सारी इश्यूज को उठाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि उस समय आप सत्ता पक्ष पर बहुत सारे हमले कर सकते हैं, हर उस मुद्दे पर बात कर सकते हैं जिन पर आपको बात करनी है। क्योंकि ये चर्चा अगर आप देखें तो सिर्फ मणिपुर पर नहीं है, लेकिन मणिपुर पर भी बात हो रही है, क्योंकि ये मुद्दा, ये जो चर्चा हो रही ये कॉन्फिडेंस मोशन पर है, लेकिन तमाम विषयों पर बात हो रही। तो बिल्कुल सही बात है, सबको मालूम है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, कि सरकार कहीं गिरने वाली नहीं है। सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी है, विपक्ष के पास बहुत। अभी एक खबर आ रही है नीरज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अधीर रंजन, जयराम रमेश, गौरव गोगोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी एक ताजा जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, पीएम के भाषण के बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी भी उसमें होंगे, जयराम रमेश होंगे, गौरव गोगोई होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपना संबोधन देंगे। अंकित, इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर अखिलेश हम बात करें तकनीकी लिहाज से तो जो है हर एक पार्टी को एलोकेटेड वक्त होता है, और अभी तक की मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को जो जितना वक्त दिया गया था उसके तमाम नेता बोल चुके हैं, लिहाजा अब उनके पास में बोलने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री अगर जो है सदन को संबोधित करते हैं उसके बाद अगर कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वो अपना बात रखें तो वो वक्त नहीं है, अब स्पीकर का डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति ये है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो बड़े नेता आ करके प्रधानमंत्री ने जो बातें सदन में कही हैं अब उसका बाहर जवाब दें, क्योंकि सदन के अंदर तो वो जवाब हो नहीं सकता। और अखिलेश यहाँ पर मेरे लिए एक दिलचस्प चीज ये भी है कि जिस दौरान प्रधानमंत्री सदन में जो जवाब दे रहे होंगे तमाम सवालों का, जो तमाम सवाल पूछे गए हैं, उस दौरान क्या राहुल गांधी सदन में होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीच में एक बार जानकारी ये भी आई थी, जब राहुल गांधी पहली बार जब गौरव गोगोई बोले राहुल गांधी नहीं बोले, तो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें सामने आई कि राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने वो अपनी बात रखें। लेकिन कल जब राहुल गांधी बोले थे प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे। हालांकि अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने राहुल गांधी का जवाब भी दिया है, लेकिन दिलचस्प ये भी है, निगाह मेरी इस पर भी टिकी हुई है, और सिर्फ मेरी नहीं, मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों की भी निगाह इसी पर टिकी होगी कि जब प्रधानमंत्री सदन में जवाब दे रहे होंगे क्या राहुल गांधी वहां पर होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो वो अपने आप में कई तरह के उससे चर्चाओं का बाजार भी गर्म होगा। लेकिन कांग्रेस की रणनीति अब साफ है कि उनके पास सदन में तो प्रधानमंत्री का जवाब देने का ज्यादा वक्त होगा नहीं, लिहाजा अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी बातें, जो भी कटाक्ष, जो भी वार प्रधानमंत्री करेंगे, उन सवालों का जवाब या उन कटाक्षों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कुल मिलाकर जो बड़ी बात नजर आती है ये 2024 की ही तैयारी है और कुछ नहीं है। यहां भी चर्चा, उसके बाद वहां से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत, सड़क पर तमाम तरह की चीजें आप देख ही रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस शुरू होने ही वाला है। किसी भी पल सदन में वो आ सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर वो अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके के हमले सरकार पर किए गए उस पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभिषेक, थोड़ा दर्शकों को बताइए, समझाइए, प्रधानमंत्री की जो भाषण की शैली है, जिस अंदाज में वो अपनी बातें कहते हैं,
किस तरीके से वो विपक्ष पर आज हमला कर सकते हैं और उनके भाषण में क्या प्रमुख बातें नजर आ सकती हैं? देखिए, मुझे सबसे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो अभी तक का अनुभव से आपको बता रहा हूं, जिसके पहले का मैंने सुना है पीएम को बोलते हुए, एक जो बड़ा क्रक्स होगा वो क्रक्स होगा इमोशनल बॉन्ड का क्रक्स होगा, जो इसमें दिखाई पड़ेगा इस भाषण में। इमोशनल बॉन्ड की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में उस लाइन को छूने की कोशिश करेगा जहां पर इमोशन रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे आप भारत माता, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, भारत माता की जो हत्या की बात है, एक इमोशन वहां रिफ्लेक्ट होता है, उसको वहां पर टच करने की बात होगी। दूसरी एक बड़ी बात होगी जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि नैरेटिव बिल्डअप की बात, और नैरेटिव बिल्डअप में यह क्लियर होगा कि जो एक बात बीजेपी की ओर से कही जाती है कि देश के साथ कौन है, देश के खिलाफ कौन है, यह मैं आरोप की बात कर रहा हूं। और बीजेपी जिस लाइन पे अपने पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाती है उसमें क्या पता चीन का भी जिक्र आ जाए। बहुत सारी बातें हुई हैं चीन से, जो एजेंडा चलता है, जो फंडिंग चलती है, जो बातें सामने आई, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल सामने आया है, उसका भी जिक्र हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी इश्यूज को स्पेकुलेट ना करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पीएम का प्रेरोगेटिव है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनके भाषण में क्या होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उनकी लाइन क्या होगी, और मुझे लगता है कि एक इमोशनल बॉन्ड होगा, खासतौर पर उन मसलों पर जो मसले बीजेपी के राष्ट्रवाद की, जो बीजेपी का जो पृष्ठभूमि है उससे कनेक्ट करते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के पीएम जवाब देना चाहेंगे वो एक होगा। और दूसरा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और इस बात को आप रिएक्शन से, पीएम के भाषण के रिएक्शन से देखिएगा कि भाषण का एक्शन ऐसा होगा कि रिएक्शन अपने आप ही मोदी बनाम राहुल को और बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे। तो ये तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बात हुई, लेकिन जो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उनसे जुड़ा मेरा एक सवाल आशीष आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि जो ये सत्र था, ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, उसके बाद राहुल गांधी विपक्ष के एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ जाएंगे, या फिर से हम देख सकते हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें से कोई पार्टी कह दे कि नहीं, मैं राहुल गांधी मंजूर नहीं है, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शंस तो है अखिलेश, हमने पहले भी कई बार, अभी आप इसको इंडिया अलायंस कह लीजिए, पहले तीसरे मोर्चे के प्रयास हुआ करते थे, चुनाव तक इकट्ठे आने की बात करते थे, चुनाव से ठीक पहले बिखर जाते थे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप मुझसे मेरी निजी राय पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इंडिया अलायंस है, आने वाले समय में इसमें हमें कुछ पार्टियां बाहर दिखेंगी। इतना आसान नहीं है इन लोगों का एक साथ कमिंग टुगेदर, एक साथ बने रहना। अब बात करते हैं बाकी जो लार्जर तरीके से आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी है हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, ये पार्टियां लेफ्ट फ्रंट हो, जो अमूमन एक साथ रही हैं, मुझे लगता है इनमें से कोई डिफेक्ट नहीं होगा। और लार्जली अभी तक का ये देख करके लगता है अनुभव कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर इन सभी द्वारा मानी जा चुकी है। राहुल गांधी, क्योंकि अब एक महीने बाद, जहां तक मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं अखिलेश, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं, और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला है ऑपोजिशन पार्टी का, आप पिछले भारत जोड़ो यात्रा को भी याद करें तो तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज के बड़े बड़े नेता उनके साथ जाकर के भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चले थे। तो अब ये माहौल है कि आगे चल करके 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ना है और उसके बाद जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लार्जर एक्सेप्टेंस राहुल गांधी की जरूर है। बट आई विल अगेन गो बैक टू माय इनिशियल पॉइंट, जो मैंने आपको पहले बोला था, कौन इसका नेतृत्व करेगा, मुझे लगता है ये चुनाव के बाद नंबर ऑफ सीट्स किसकी ज्यादा आती है उसके आधार पर तय होगा। ये तो है, लेकिन सवाल ये भी है ना नीरज कि विपक्ष के बीच का क्या मतभेद भी सामने आया है इस सेशन में। दिल्ली सर्विस बिल जो राज्यसभा में उस दिन पास हुआ, तब आपसे ही बात हो रही थी मेरी, 131 वोट सरकार के समर्थन में पड़ गए राज्यसभा में, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं था, और विपक्ष के 2 वोट और कम हो गए, 102 पर ही विपक्ष वहां पर अटक गया था, यानी क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो अभी तक स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी, ये दोनों लोग वहाँ से एब्सेंट रहे हैं, और संजय सिंह ऑलरेडी निलंबित थे। तो ये 3 लोगों का आप वोट नहीं पड़ा। तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमारी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी सर्जरी हो रही थी, इस वजह से नहीं है। कपिल सिब्बल के अपने कुछ कारण थे। लेकिन विपक्ष की तस्वीर कमोबेश बिल्कुल साफ है। विपक्ष एक तरह से देखें तो बीआरएस
वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी, इन 3 दलों को छोड़ दें तो लगभग सभी विपक्ष एक सुर में बात कर रहा है और वो एक साथ इस पूरे मसले पर साथ भी रहा है, पूरे सदन में भी, संसद में भी, अविश्वास प्रस्ताव में भी और उस दिन दिल्ली के वाले बिल के दौरान भी। और वैसी ही तस्वीर कुछ दिखाई भी पड़ रही, क्योंकि उसमें भी अगर एक आध छोटे मोटे दल हैं जिनकी बात चल रही, जैसे एक आम चर्चा है कि शायद जेडीयू से भी बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल, जो कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। दूसरा चल रहा है कि जयंत चौधरी आ सकते हैं बीजेपी के साथ, जो कि जयंत चौधरी ने अभी तक डिनाई किया है कि वो उनका समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन है और वो विपक्ष के साथ है। बेंगलुरु की बैठक के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी और बाद में भी कही। तो ये कुछ 1-2 दल ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा लग रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव आते आते ये लोग भारतीय जनता पार्टी खेमे में या एनडीए खेमे में जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो विपक्ष है वो कंसोलिडेट दिखाई पड़ रहा है, एक सुर में दिखाई पड़ रहा है, एक टीम के रूप में दिखाई पड़ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे फेरबदल दिखाई नहीं पड़ता। जी, आपको फेरबदल नहीं दिखाई पड़ता है। अंकित, जरा मुझे यह बताइए, 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होना था और अगर इसमें वक्त लग रहा है तो क्या वजह हो सकती है? आप कार्रवाई जो लोकसभा की होती है या राज्यसभा की आप कवर करते रहें, कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल अखिलेश, जैसी जानकारी मिल रही है अभी 2 से 3 वक्ता और थे जिसकी वजह से ये डिले हो रहा था। और जिस बात का जिक्र अभी हम लोग पहले भी कर रहे थे कि वो एक प्रोसीजर होता है, हर पार्टी को टाइम एलोकेट होता है, हर जो है अगर जो निर्दलीय होते हैं उनके लिए कुछ अगर वो बोलना चाहते हैं वो स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं तो टाइम एलोकेशन होता है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर अभी जो हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा सकते हैं कि सदन में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री के पहुंचने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री भी कुछ मिनटों के अंदर ही सदन में पहुंचेंगे और वो वक्तव्य जो जिसका इंतजार किया जा रहा है, सुप्रिया श्रीनेट ने जिसको लेकर के तंज भी कसा, वो शुरू होने वाला है। और यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना 2024 का नैरेटिव को लेकर के, एक और जानकारी मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि अभी भी ये जो एनडीए गठबंधन है या जो इंडिया का अलायंस है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें से जो आशीष ने कहा कि इंडिया के अलायंस में हो सकता है कि कुछ पार्टियां कम हो जाए या कुछ बढ़ जाए, लेकिन एनडीए के गठबंधन में भी यही जो है जो एक चर्चा चल रही है कि एनडीए का गठबंधन भी अभी और ज्यादा पार्टियों को शामिल किया जा सकता है। और इसी वजह से अखिलेश ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री जो है सदन के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो किन राजनेताओं पर, किन की पार्टियों के ऊपर अटैक करते हैं और कहां पर वो थोड़ा सॉफ्ट जो है अपनी बात रखते हैं। तो वैसे तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर और उनकी पार्टियों के ऊपर हमला करते हुए नजर आएंगे, कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका अंदर खाने जैसी हमारे पास में जानकारी है, जिनके साथ में चर्चा चल रही है और थोड़ा सा वो पार्टियां भी जो बीजेपी को लेकर के सॉफ्ट है और बीजेपी भी उन पार्टियों को लेकर के सॉफ्ट है। तो ऐसे में अभी अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और यह भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर जो विरोधी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो कि एनडीए के साथ में नहीं है, उसमें से जेडीएस और वाईएसआर जो दिल्ली सर्विस बिल पर समर्थन कर चुके हैं बीजेपी का, और इसी वजह से राज्यसभा में बीजेपी और ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। तो यह भी अभी नहीं कहा जा सकता। अच्छा अंकित, एक बात बताइए फिर से, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कब तक शुरू हो सकता है? आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री पहुंच गए सदन में। जी, उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 10 मिनट के अंदर कभी भी प्रधानमंत्री सदन में पहुंचेंगे और जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके अगले 1 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस बात की मेरे पास में जानकारी थी कि कई सारे ऐसे वक्ता थे जिसमें बीजेपी के भी वक्ता थे जिनसे कहा गया था कि आप तैयारी करके रखिए और आपको बोलने का मौका मिलेगा। अभी तक उनके बोलने का नंबर नहीं आया है। तो अब ऐसे में जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और गृह मंत्री खुद पहुंच चुके हैं, तो अब ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि बीजेपी के उन वक्ताओं को या और जो वक्ता है जिनके पास बोलने का वक्त या उम्मीद वो ये कर रहे थे कि बोलने का वक्त मिलेगा, हो सकता है कि अब वो वक्त ना मिले। क्योंकि अगर हम सदन की चर्चा की बात करते हैं, पहले दिन करीबन 6 घंटे की हो चुकी है, कल के दिन 7 घंटे की, यानी 13 घंटे, और अगर हम आज के दिन की भी बात करते हैं 12 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का वक्त, यानी कि करीबन 4.5 घंटे, 17.5 घंटे से ज्यादा की चर्चा हो चुकी है। और जो एलोकेटेड टाइम था वो 16 घंटे का था। लेकिन यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि अगर जो है कोई भी सांसद अपनी बात रख रहा होता है, जो एलोकेटेड टाइम होता है, अगर उससे 1-2 मिनट ज्यादा भी बोलता है तो उसको रोका जाता है और उसके बाद में 1-2 मिनट अगर वो एक्स्ट्रा लेता है तो इस तरीके से चर्चा का वक्त बढ़ता जाता है। और इसी वजह से 17.5 घंटे की चर्चा हो चुकी है और बस आखिरी कुछ मिनटों का इंतजार, फिर प्रधानमंत्री। चलिए, तो सदन में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी शुरू हो जाएगा। पूरी देश की निगाहें आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन की तरफ है कि आखिर प्रधानमंत्री के भाषण में आज क्या होगा।
इसी भाषण पर अभिषेक उपाध्याय से हम बात जरा कर लेते हैं। और अभिषेक, सवाल मेरा यह भी है कि आज प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अगले कुछ मिनटों में जो बैटिंग करने वाले हैं, जिस स्पीच पर वो बैटिंग करेंगे, क्या यह बल्लेबाजी 2024 के चुनाव के लिए होगी? देखिए, वो तो बिल्कुल है ही अखिलेश, वो तो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक पहलू की और आपका इशारा करूंगा, वो बहुत जरूरी है, और ये पहलू होगा इमेज मेकओवर बनाम इमेज डिमोलिशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा, क्योंकि आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हुआ है, जिस तरह से एज ए सीरियस पॉलिटिशियन उनको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से कांग्रेस की तमाम उसके बाद की जो उपलब्धियां रही हैं, कर्नाटक का चुनाव एक एग्जाम्पल है, उसका श्रेय राहुल गांधी को कहा गया कि सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे हैं वो। अभिषेक, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। धुबरी के सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल, वो बोल रहे हैं लोकसभा में, और सुनते हैं जरा। बच्चा बीवी के साथ लड़ेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ेंगे, क्या होने वाला है, किस तरफ हम जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। मैं उस तरफ के जिम्मेदार सब हमारे बड़े हैं, सामने हमारे बड़े लोग बैठे हैं। मैं कहूँगा कि आप पॉलिटिक्स करिए, पावर में आइए, जिसको जाना है, जो जाएगा अपनी ताकत मनवा लेगा, लेकिन धर्म के नाम पर न करें। इससे जो नफरत की माहौल बन रही है, वो जड़ों में एक मिनट, जड़ों में जो नफरत पहुँच रही है, उसको खत्म कैसे किया जाए। जी जी, ये एक डेमोक्रेसी है सर, ये डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है, लेकिन भड़काऊ भाषण देके, यात्राएं निकाल के और लोगों के घरों को जला के, अभी हरियाणा में जो हुआ, क्या हुआ सर? इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। श्री राजदीप राय जी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ने आप लोगों को वहाँ बिठाया, हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन सर, हेलो मिस्टर चेयरमैन सर, आप प्रारंभ करें। I as a member of Treasury bench wholeheartedly on behalf of my party। तो बदरुद्दीन अजमल को आपने सुना, असम के धुबरी से सांसद हैं। उनका यह कहना था कि देश भर में धार्मिक विद्वेष जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में क्या हो सकता है, उसका विश्लेषण भी हम कर रहे हैं। विपक्ष की रणनीति क्या होगी, उसकी भी बातचीत हो रही है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले कुछ आप बता रहे थे, अपनी बात पूरी कर लें आप। देखिए अखिलेश, मैं ये कह रहा था कि एक बहुत अहम हिस्सा होगा इस पीएम के भाषण का, कि जो इमेज बिल्डअप की कोशिश राहुल गांधी की लगातार की जा रही है कांग्रेस की ओर से, उस इमेज का डिमोलिशन और इमेज बिल्डअप के बीच की लड़ाई, वो जरूर एक पहलू होगा। क्योंकि कल जिस तरह से चीजें हुई हैं और बीजेपी ने जिस तरह से टेकअप किया है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी के हैंडल्स अटैक कर रहे हैं, वो फ्लाइंग किस का इशू हो, भारत माता की हत्या का इशू हो, वो फिर से वही साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो उनकी जो इमेज भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी, उसको बीजेपी डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री के भाषण में भी मुझे लगता है ये लाइन सामने आएगी अखिलेश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी की इमेज बिल्डअप बनाम इमेज का डिमोलिशन, ये जो एक संघर्ष है, और बीजेपी के लिए ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि राहुल गांधी की छवि को नॉन सीरियस छवि साबित करके फिर मैदान में उतरना। तो ये जो नैरेटिव है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा पीएम के भाषण में। अखिलेश जी, आशीष कुमार सिंह के पास चल लेते हैं एक बार फिर से। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, राहुल गांधी का जो संबोधन था, जो भाषण हमने देखा, उसमें आपको क्या प्रमुख बातें नजर आई? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाने में कामयाब हुए, जनता तक पहुंचा पाने में कामयाब हुए, और हुए तो किस हद तक? देखिए, ये तो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन, ये तो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी कितना कन्विंस कर पाए। उनकी स्पीच देख करके अखिलेश, मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे कि मुझे ऐसा लगा कि उनका पूरा उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को घेरना। तमाम उनकी अलग अलग दूसरे स्पीचेस में भी हमने उनके इस इंटेंट को देखा था, और बेंगलोर का मैंने जिक्र किया जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था, इट इज़ अ फाइट, इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट एनडीए, इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट मोदी। तो उनकी स्पीच में ये झलक रहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को तमाम मुद्दों पर घेरना चाहते हैं। हालांकि मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कई और बर्निंग इशूज़ थे जिसको टच अपॉन कर सकते थे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। मणिपुर के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। कितना वो कन्विंस कर पाए लोगों को, वो मुझे
लगता है जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में तय करेगी, लेकिन जब जनता तय करेगी तो जैसा आप लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जनता तौलेगी उनको प्रधानमंत्री के इस भाषण पर जो थोड़ी देर में होने वाला है। प्रधानमंत्री हमने जैसे पहले भी देखा है, प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो इतना महीन और इतना शार्प होता है कि कई बार ऑपोजिशन को उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज प्रधानमंत्री किस तरह के तीखे वार करने वाले हैं, उन सवालों पर क्या जवाब देने वाले हैं जो राहुल गांधी ने रेज किए, उस पर सभी की नजर है। लेकिन राहुल गांधी का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, वो प्रधानमंत्री को निशाने पर लेना चाहते थे। बिल्कुल, और एक खास बात और भी है आशीष, नीरज आपसे समझना चाहूंगा कि इस सत्र में गृह मंत्री का जो भाषण हुआ उसकी भी आने वाले दिनों में चर्चा होती रहेगी। जिस अंदाज में उन्होंने विपक्ष पर हमला किया और खासतौर पर कई मौकों पर जो वो तंज करते नजर आए राहुल गांधी पर। देखिए, निश्चित रूप में गृहमंत्री अमित शाह ने कल बहुत ही सधा हुआ भाषण दिया और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने आंकड़ों पर बात की। उन्होंने पिछले कई वर्षों के आंकड़े बताए कि किस तरह से मणिपुर कब कब जला और कब कब कितनी कितनी मौतें हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में कब कब घटनाएं हुई और उसमें कितने लोग हताहत हुए। बाकायदा वो आंकड़े लेकर आए थे और ये भी लेकर आए थे कि राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने उस समय क्या किया। मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब आप हमारे प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री आएँ और वो जवाब दें, तो उन्होंने कांग्रेस के रिज्यूम का जिक्र किया कि उस समय एमओएस होम राजेश पायलट थे, जो सचिन पायलट के पिता, उन्होंने जवाब दिया था और प्रधानमंत्री सदन में आए भी नहीं थे।